रिकॉर्डिंग मोड पे रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये उसमें भी डलना है आप लोगों के लिए उसके अंदर, तो इसको रिकॉर्डिंग मोड पे भी हमने कर दिया इसको। पिछली कक्षा के अंदर हमने केवल इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, कि परिचय दिया था कि हम क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से इसके ऊपर काम होगा। आज की कक्षा के अंदर इसका प्रारंभ करते हैं कि किस तत्व का प्रभाव कितना रहता है। तिथि का प्रभाव 5% रहता है जन्मांक अर्थात जन्म कुंडली के अंदर। करण का प्रभाव 10% रहता है। वार का प्रभाव 15% रहता है। नक्षत्र का प्रभाव 30% रहता है और लगन का प्रभाव 40% रहता है। कुल मिला के 100% प्रभाव इस प्रकार से बनते हैं। तिथि 5%, करण 10%, वार 15%, नक्षत्र 30% और लगन 40%। ऐसे करके एक जन्मांग का पूरा निर्माण होता है। हर ग्रह अपने आप में एक विशेष प्रकार की नीति का, हर ग्रह अपने आप में एक विशेष प्रकार की नीति के ऊपर अधिपत्य रखता है। अब ये नीति पे अधिपत्य रखने का कारण क्या है, या किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए। ये तो जी आ रही है आपकी आवाज, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कहो, अब हो गई है। आप ही कर लीजिए, मैं कर दूंगा फिर उसमें शायद कोई वो हो अनम्यूट नहीं हो जाएगा। रही है, पता नहीं क्या है ये। अच्छा अच्छा ठीक। कोई बात, ठीक। हर ग्रह एक अपने आप में एक नीति के ऊपर अधिपत्य उसका होता है। नीतियां कौन सी हैं? साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार की नीतियां बताई गई हैं। अब साम दाम दंड भेद की नीतियों के ऊपर अगर ग्रहों का अधिपत्य है, तो ये ग्रह का जो अधिपत्य नीतियों के ऊपर, ये प्रयोग कैसे किया जाता है। 2 प्रकार से इसका समझना चाहिए। जन्मांक के अंदर सबसे ज्यादा बली ग्रह जो होगा, व्यक्ति उस नीति का प्रयोग अपने जीवन में पुनः पुनः कर रहा होगा। दूसरा, यदि प्रश्न के अंदर, जब आप लोगों के साथ आगे की कक्षाओं में प्रश्न साझा करेंगे, प्रश्न के अंदर बली ग्रह कौन सा है, तो उस नीति के प्रयोग से प्रश्न का उपाय बनता है। कई बार ये पूछा जाएगा आपसे, काम नहीं हो रहा है तो कोई युति लगाइए, कोई बात कीजिए, कैसे करें इसको। तो उस युति के अनुसार उस जन्मांक का जो उपाय है वो बनता है। कैसे समझना चाहिए? साम नीति। साम नीति क्या है? शांति, समन्वयता, सामने वाले की भावनाओं को ठेस ना पहुंचने देना और अपनी बात को उस तक पहुंचा देना, मित्रता पूर्वक अपने कार्य निकलवाने की जो नीति है वही साम नीति है। साम नीति के अधिकारी कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति और शुक्र। अर्थात जिसकी पत्रिका के अंदर भी बृहस्पति और शुक्र बली स्थिति में हो, एक, या प्रश्न पत्रिका के अंदर शुक्र या बृहस्पति बली स्थिति में दृश्य हों, दो, तो व्यक्ति को साम नीति का प्रयोग करता है या करना चाहिए। करना चाहिए कब? प्रश्न के अंदर। करता कब है? जब व्यक्ति उस जन्मांक के अंदर उसकी पत्रिका में विराजमान हो। दाम नीति, यहाँ पे दाम का अर्थ कोई पैसे देने से नहीं है। दाम नीति का अर्थ है दमन कारण, दमन करना। ठीक है, तो कुछ दबंगपन, कुछ दबाव और कुछ साहस, और अपने ही पक्ष में प्रस्तुत कर देना कि मैंने ऐसा कहा था, इसको आपको मानना पड़ेगा। अपने तर्कों से दूसरे को प्रभाव में ले लेना, अपने तर्कों से दूसरे व्यक्ति को प्रभाव में ले लेना।
तो वहां पे दाम नीति, साम दाम दंड भेद, दाम नीति का प्रयोग देखा गया है। जन्म पत्रिका के अंदर यदि दाम नीति के अधिपति ग्रह बलवान है तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत दाम का अर्थात दमन नीति का उसमें रहेगा। दमन का अर्थ ऐसा ना समझे कि भाई वो सबको दबाएगा ही, उसकी स्वभाव में कुछ इस प्रकार की वृत्ति होती है कि वो लोगों को अपने प्रभाव के द्वारा उनको प्रभावित कर लेता है। दाम नीति के अधिपत्य ग्रह हैं कौन? चंद्रमा। देखिए बिल्कुल ही विपरीत बात है, आपके मन में मेरे मन में भी ये था कि इसमें मंगल या सूर्य हो सकते हैं, किंतु यहाँ पे मंगल और सूर्य नहीं है, यहाँ चंद्रमा है। अर्थात कुछ दबाव, कुछ दबंगपन, कुछ हिम्मत, कुछ अपने पक्ष में प्रस्तुत कर देना, ये दाम नीति का प्रतीक है। प्रश्न के अंदर यदि चंद्रमा बलवान है तो व्यक्ति दाम नीति का प्रयोग करके अपने पक्ष के अंदर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। और जन्मांक के अंदर यदि चंद्रमा बली है तो व्यक्ति दाम नीति का प्रयोग करके अपने पक्ष में चीजों को कर सकता है। इसके बाद आता है दंड नीति, साम दाम दंड, दंड नीति के ऊपर। पहली जो दाम नीति थी उसमें दमन तो कर रहा है, दबाव तो दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी शालीनता और सभ्यता है। दंड नीति में तो वास्तविक डर दिखा रहा है कि मेरे पास अधिकार है, कि मेरे पास अधिकार है। तो वास्तविक डर दिखा के अपनी शक्ति को प्रकट करना और जहां जैसी आवश्यकता हो उतनी शक्ति को प्रकट करना और उसका प्रयोग करना, ये दंड नीति का प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो सामने विपरीत व्यक्ति की जो वो है, आपके सामने जो विपरीत व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उन प्रतिपक्ष कहना चाहिए इसको, प्रतिपक्ष जो व्यक्ति हैं उसको, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसकी जो कमजोरी है, उसकी जो क्षीणता छुपी हुई है, उसको प्रयोग कर लेना। जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ तो कमजोरी होती है, तो दंड नीति वाले उनका प्रयोग करके, सामने वाले की कमजोरी का प्रयोग करके, मान लीजिए किसी की कमजोरी पैसा हो सकता है, किसी की कमजोरी उसके पुत्र के प्रति स्नेह हो सकता है, किसी की मतलब किसी भी प्रकार में जहां से उसकी पत्रिका है, तो कैसे प्रयोग हुआ? जन्म पत्रिका के अंदर इसके अधिपत्य कौन कौन ग्रह हैं? सूर्य एवं मंगल। अर्थात जिनकी पत्रिका के अंदर सूर्य और मंगल बली है, या दोनों बली हैं या इन दोनों में से एक बली है, ऐसा व्यक्ति दंड नीति का प्रयोग करके जीवन में उसके वृत्तियां देखी गई हैं, उसकी आदतें स्वभाव देखे गए हैं। प्रश्न के अंदर ऐसा व्यक्ति इन वृत्तियों को अपना के उस अपने कार्य को पूरा कर सकता है। अंत में आता है भेद नीति, साम दाम दंड भेद। जैसे मैंने बताया था नीति के ऊपर आज मैंने ये व्याख्यान। तो भेद नीति क्या है? फूट डालना, दो लोगों के बीच में फूट डाल दो, दो लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर दो, एक के साथ कोई बात करी, दूसरे के साथ कोई बात कर दी, ठीक है? तो क्या है? फूट डाल के, शत्रु के शत्रु से मित्रता निकाल के, मतलब जो मेरे सामने प्रत्यक्ष मेरा प्रतिपक्ष है, शत्रु है, उससे यदि मेरा काम नहीं चल पा रहा है तो उसके शत्रु से मित्रता निकाल ली और उसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है। व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई, सामने वाले व्यक्ति के अंदर, प्रतिपक्ष व्यक्ति के अंदर जो सामने छुपी हुई बातें हैं उनको निकाल ले और भांप जाए उनको, और फिर उसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में माध्यम में फूट पैदा कर दे। किसके अंदर आता है? अपने कार्य सिद्ध कर ले। किसके भीतर आता है? शनि एवं बुध के अंदर। तो साम के अधिपति बृहस्पति और शुक्र, दाम के अधिपति चंद्रमा, दंड के अधिपति सूर्य एवं मंगल और भेद के अधिपति शनि एवं बुध। अर्थात चार नीतियों के ऊपर इनका अधिपत्य बना रहता है। यहां तक हमने बात करी ग्रहों की नीतियों के प्रभाव की।
अब अगला खंड इसमें आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं और अंत में प्रश्नावली आप लोगों के लेंगे। जो घटक, जो अंग, जो तत्व है जन्म पत्रिका के अंदर, जो उसकी नींव है, उसकी धरातल है, उसको बनाते हैं, वो कौन है? पंचांग। अर्थात जन्म कुंडली का पंचांग यदि बली है तो एक बड़ी भवन का धरातल, नींव, फाउंडेशन अगर बलवान है तो कितने भी भूकंप क्यों ना आ जाएं, वो बिल्डिंग, वो भवन, वो गिरेगा नहीं। लेकिन यदि धरातल कमजोर है तो फिर आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से जो उसका धरातल है वो है उसका पंचांग। यदि बलि पंचांग है, जैसे मैंने पीछे बताया कि भाई कोई हमारे पास तिथि का प्रभाव 5%, करण का प्रभाव 10%, वार का प्रभाव 15%, नक्षत्र का प्रभाव 30%। यदि आप ये देखें कि लगन को केवल 40% और 60% एक तरफ ये तत्व भी ले जाते हैं, अर्थात इनका भी बलि होना उतना ही आवश्यक है, जिससे कि एक कुंडली बलि कुंडली बन सके। क्यों? क्योंकि जन्मांग के अंदर कुंडलियां तो सबकी एक ही जैसी होती हैं, लेकिन किसी किसी के योग अद्भुत होते हैं और वो जीवन में उसको कहां से कहां लेके जा सकते हैं। कैसे समझना चाहिए इसको? ऐसे व्यक्ति भी इस समाज में जन्म लिया जिन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया और असाधारण कार्य करे। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया और असाधारण असाधारण काम किए। और ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने बहुत संभ्रांत समृद्ध परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो बहुत आगे बढ़ नहीं पाए। तो जबकि अगर मूलतः से देखा जाए 2 घंटे का एक लग्न है और 2 घंटे के एक लग्न में औसतन 1 घंटे 50 मिनट का, 2 घंटे 10 मिनट तक का एक लग्न होता है। तो सारी की सारी जो मूल तत्व हैं वो तो लगभग वैसे ही विद्यमान रहेंगे, लेकिन कभी कभी योग और अन्य घटक ऐसे निर्धारित करते हैं जिससे पूरी की पूरी जन्मांगी बदल जाती है। कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं लोगों के माध्यम से कि चिरकाल तक, लंबे समय तक उनको याद रखा जाता है। ये पंचांग की महत्वता ही है जो कुंडली को सिद्ध योग और अमृत योग प्रदान करती है। सिद्ध योग का अर्थ ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर निपुणता लेके आते हैं, और अमृत योग जिनको चिरकाल तक याद रखा जा सके। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक बलि पंचांग, एक बलि पंचांग, एक बलवान पंचांग, इसकी अभ्यास, इसकी प्रैक्टिकल हम जैसे चर्चाएं पूरी होती जाएंगी इसके साथ साथ लगा के देखेंगे, क्योंकि बिना उदाहरण के इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ग्रह के बल, षड बल में जो ग्रह बली है, जी रिकॉर्डिंग पे है ये, जो ग्रह के बल जो षड बली हैं, यदि उसी से हम आरंभ करें तो वार से हम आज की व्याख्या आरंभ करेंगे। बाद में आप इसको उस पर भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके, तो आप इसको देख लीजिए। वार पति से हम इसकी व्याख्या को आरंभ करते हैं कि वार से क्या क्या प्राप्त होता है, और जितने वार आज हम कर सकेंगे इसके अंदर उतने वारों को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। वारपति, जैसे पीछे कहा था, पीछे की कक्षा में एक उदाहरण के रूप में हमने इसको प्रस्तुत किया था कि वारपति यदि बलवान है तो व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है। प्राणों की रक्षा कब करता है? जब कोई कठिन परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां जातक के जीवन में चल रही हों, तो उस समय ये जातक के प्राणों की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि ये आयु को बढ़ा देगा, आयु की रक्षा करता है, अर्थात जो आयु पूर्व निर्धारित है उसकी रक्षा करता है विषम परिस्थिति के। लेकिन यदि कुंडली के अंदर आकस्मिक घटनाओं के, आकस्मिक दुर्घटनाओं के,
अकाल मृत्यु के योग बने हुए हैं, तो फिर उसमें वारपति भी क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? अर्थात वारपति का सिमरन करने से किंचित मात्र उससे बचा जा सकता है। इस प्रकार से अगर देखें तो कई बार जब व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के रोग से, दुर्घटना से युद्ध कर रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है, संघर्ष कर रहा होता है, तो उस समय वारपति की उपासना से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। सूक्ष्म रूप में देखें तो वारपति ही होरापति है, अर्थात जिस वार पे व्यक्ति ने जन्म लिया है वो उसकी होरा ही वारपति की होरा है। तो जब वो वारपति यदि जन्मांग के अंदर पीड़ित है तो आप ये देखिएगा कि कुंडली के अंदर जब जब ईश्वर ना करे कोई दुर्घटनाएं घटेंगी तो उस समय पे वारपति ही आपके सामने इस तरह की समस्याएं लेके आएगा। तो इसी कारण से अगर हो सके तो कोई उनको 1 सेकंड के लिए मैं डाल देता हूं। अब ये फोन सोमवार, सोमवार से व्याख्या आरंभ करते हैं। सोमवार, चंद्रवार, इससे आज की व्याख्यान आरंभ करते हैं। अत्रेवार, क्योंकि चंद्रमा अत्रेय पुत्र है। चंद्रमा के सारे गुण, समग्र गुण सोमवार पे जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। अब चंद्रमा के अगर यदि गुण पूछे जाएं, मूलतः तो आप सब जानते ही हैं कि चंद्रमा के गुण क्या हैं, लेकिन जब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तब तो आप लोगों को फिर सीधा सीधा पूछ लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बाद में हम इस प्रयोग भी करेंगे, तो इसीलिए अभी आप लोगों को सीधा मंच पे नहीं लेके आना चाह रहे। सोमवार के गुण क्या है, अर्थात चंद्रमा के गुण क्या है? अस्थिरता, चंचलता, निरंतर बदलाव और भिन्न प्रकार की रुचियां, और विशेषतः भोजन की रुचियां, स्वादिष्ट भोजन के बारे में रुचियां, संगीत का प्रेम, कविता की शक्ति, विचारों में ऊर्जा, कभी आशा और कभी निराशा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पक्ष बल के अनुसार अपने जीवन के अंदर, मनोभावों के अंदर ऊंचाई और नीचाई लेके आता है। अर्थात जो व्यक्ति सोमवार के दिवस पे जिसका जन्म हुआ है, चंचलता उसके अंदर बनी रहेगी, मातृत्व भाव, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात और चंद्रमा माँ भी कहा गए हैं, तो उसके अंदर जैसा मैंने बोला कि वारपति के गुण कितने होते हैं। चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग, अभी आप इसको भले ही इसको ना भी लिखें, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाद में चाहें तो जब रिकॉर्डिंग के माध्यम से इन सारे योगों को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एक जन्म पत्रिका को निर्धारित करने में ये आपको बहुत सहायता देंगे। चंद्रमा से बनने वाले योग, चंद्रमा यदि रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा और श्रवण के साथ मिल जाए, अनुराधा और श्रवण नक्षत्र के साथ मिल जाए, सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। जन्मांग पीड़ित भी हो तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग में व्यक्ति का जन्म हुआ है। इसको ऐसा समझना चाहिए, जब हम एक मुहूर्त बनाते हैं तो एक अच्छा समय, एक अच्छा दिवस, एक अच्छी तिथि, एक अच्छा नक्षत्र और एक अच्छे लगन का निर्धारण करते हैं। तो ईश्वर ने जो हमें अपने आप में, हमारा जो जन्म है वो भी एक मुहूर्त के अनुसार ही बनाते हैं। तो उस समय पे यदि कोई इस तरह के योग बन गए, सोमवार के दिन व्यक्ति का जन्म हो और रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, श्रवण ये नक्षत्र उदित हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग का इसमें वो बनता है। चिर और साथ ही ये शुभ योगों में आता है। साथ ही साथ अमृत नामक योग का भी इसमें निर्धारण होता है। अमृत का अर्थ है चिरकाल तक, सर्वार्थ सिद्धि, सब काम सिद्ध होते हैं उसके। अमृत योग अर्थात चिरकाल तक, लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति स्मृतियों में रखा जाता है। किंतु मृगशिरा सोमवार के साथ हो
लेकिन षष्ठी तिथि भी हो। यहाँ आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप ये देखेंगे कि आपने तो कहा सर, आपने कहा कि सोमवार में मृगशिरा, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, किंतु मृगशिरा सोमवार के अंदर षष्ठी तिथि के साथ जुड़ जाए तो ये विष योग भी बना देता है, अर्थात विषैला, जहरीला, इनको पित्त बहुत बनता है, इनकी बातें लोगों को चुभ सकती हैं, अकारणीय चुभ सकती हैं, तो ये विष योग का नाम। और रक्त विकार के भी इसमें योग देखे गए। हेल्थ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो पित्त है वो भी अपने आप में एक प्रकार का विष है, और जो व्यक्ति के रक्त विकार है वो भी अपने आप में वो है, जो कि जीवन में समस्याएं लेके आता है। सोमवार के दिन द्वितीया अर्थात दूसरी तिथि, सप्तमी और द्वादशी उदित हो, सोमवार के दिन द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि यदि उदित हो तो अमृत नाम योग बनता है। जैसे मैंने पीछे बोला, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग। ठीक है, अमृत योग का अर्थ देर तक स्मृतियों में रखा जाएगा, देर तक याद किया जाएगा। अब चंद्रमा यदि पीड़ित है, अर्थात व्यक्ति का जो जन्म है वो चंद्रवार में ही हुआ है, सोमवार में हुआ है, और वो पीड़ित है, पीड़ित मूलतः चंद्रमा का पक्ष बल से देखना चाहिए, मेरा ऐसा अनुभव है। फिर भी यदि वो 6 में है, 8 में है, 12 में है, या जिस भाव में बैठा हुआ है वहीं पे गुलिक भी उसके साथ बैठा हुआ है, यह राहु केतु के साथ में पूर्णमासी अमावस्या के समय पे वो चंद्रमा उदित है, तो वो अपने आप में एक प्रकार से क्षीणता लेके आता है। अब उस समय पे क्या करना चाहिए? चंद्रमा यदि पुरुष राशियों में, पुरुष राशियां कौन सी होती है? 1, 3, 5 विषम राशियां पुरुष राशियां, और सम राशियां स्त्री राशियां। यदि चंद्रमा पुरुष राशियों में है तो दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। और चंद्रमा यदि स्त्री राशियों में है तो ऐसे व्यक्ति को गौरी की, माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए। चंद्रमा के कारक तत्वों का लाभ लेने के लिए जो चंद्रमा के भिन्नाष्टक वर्ग जहां देखेंगे, अष्टक वर्ग की जो वर्ग बने हुए हैं, जहां चंद्रमा का भिन्नाष्टक वर्ग होगा, वहां जिन जिन राशियों के अंदर 4 से अधिक बिंदु हैं, जिन जिन राशियों के अंदर 4 से अधिक बिंदु हैं, उन राशियों के लग्न जब दिन में आएंगे तो चंद्र से संबंधित आप कार्य करेंगे तो लाभ देगा। चाहे उसमें आपकी उपासना है, किसी की सहायता करना है, किसी की केयर करना है, बच्चे को प्यार करना है, स्नेह करना है, या किसी भी प्रकार के जो चंद्रमा के जो कार्य बताए हैं उसमें सहायता प्रदान करेगा। और जिसमें 4 से कम बिंदु हैं उनको प्रयोग करने से आपको जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उस समय पे कार्य करने के लिए उपाय ज्योतिष के खंडों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा के कार्य क्या है? वार अधिपति के अनुसार सौम्य कार्य, मातृत्व कार्य, अर्थात जैसे पीछे बताया, चित्रकला करना, संगीत सुनना, संगीत बनाना। मातृत्व कार्य, बच्चे की देखभाल करना, उसको माँ जैसे ये सब प्रदान करना है। कहीं कहीं इसके कार्य व्यापारिक कार्य भी लिखे गए हैं, यद्यपि वो बुध के अधिपत्य में आने चाहिए, लेकिन फिर भी व्यापारिक कार्य भी इसी के अंदर आते हैं। या किसी महिला अधिकारी से मिलने जाना है तो भी उस समय जो मैंने पीछे बताया उसके अष्टक वर्ग में बिंदु को देख के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी महिला की कृपा प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी आप उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति की आयु से संबंधित कष्ट आ रहे हैं और चंद्रमा ही उसमें वारपति है तो इसके लिए भी आप उन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपके प्रश्न मैं सबसे बाद में लूंगा ही, अभी चैट में आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अभी समय बचा हुआ है तो एक वार को आज हम और कर लेते हैं। इसके बाद उत्पन्न होता है मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, भृगुवार। जैसे कि इसके नाम से ही
दृश्यत होता है और मंगल का कार्य मांगलिक कार्यों में भी होता है, लेकिन अमंगल भी मंगल ही कर देता है। तो मंगल के कारक तत्वों में क्या सम्मिलित होगा? आक्रामकता। यदि मंगल ना हो, क्योंकि जन्म पत्रिका का तीसरा स्थान धैर्य और साहस का है। तो एक व्यक्ति के अंदर यदि सत्व नहीं है, धैर्यता नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो वो कार्य कैसे करेगा? इसलिए मंगल का कुंडली में बलि होना आवश्यक है। अति बलि सभी चीजों का हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए मंगल के कारक तत्वों में क्या आएगा? आक्रामकता, प्रतिशोध, मुझे इससे बदला लेना ही है, स्वभाव में हटी, आज इस कार्य को करके ही मानूंगा, सम्मान की चाह, मन में ये लगा रहता है कि हर जगह मेरे को ही वर्ण किया जाए, मेरे को सम्मानित किया जाए, और अत्यधिक महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास से भरपूर। साथ ही साथ इसको कामुक भी कहा गया है। कामुक का अर्थ कई परिप्रेक्ष्य में लगाया जा सकता है। कामुक का अर्थ किसी लोलुपता से भी जुड़ा हुआ है, और कामुक का अर्थ व्यक्ति की कामनाओं से भी जुड़ा हुआ है। मंगलवार के दिवस पे यदि तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी उत्पन्न होती है, तो ये सिद्ध नामक योग बनता है। इस व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं, इस व्यक्ति का नाम देर तक याद किया जाता है कि ये व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार से परफेक्शन, निपुणता से कार्य करते हैं। मंगलवार के दिन यदि प्रथमा, षष्ठी और एकादशी उत्पन्न हो, तो अमृत नामक योग बनता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि ये सारा का सारा प्रोग्राम आपको इस पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग पे, तो आप भले ही लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में उसमें से उतार लीजिए। मंगलवार के दिन तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी सिद्ध योग। मंगलवार के दिन प्रथमा, षष्ठी, एकादशी अमृत योग। मंगलवार के दिन अश्वनी, कृत्तिका, अनुराधा, अश्लेषा, उत्तर भाद्रपद अमृत नामक योग। मंगलवार के दिन अश्वनी किंतु सप्तमी के साथ, अश्वनी नक्षत्र है लेकिन सप्तमी भी उदित है, तो विषय नामक, जैसे मैंने इससे पहले के व्याख्यान में सोमवार के लिए बताया था। विष योग व्यक्ति की देह के अंदर, शरीर के अंदर थोड़ा विकार लेके आता है। एसिड भी हो सकता है, पित्त विकार भी हो सकता है, कई प्रकार की समस्याएं ये लेके आता है। वारपति की उपासना कैसे की जाए, अर्थात वारपति को बल कैसे प्रदान किया जाए? यदि मंगल जन्मांक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर पुरुष राशियों में हो, यदि मंगल जन्मांक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर पुरुष राशियों में हो, तो हनुमान जी महाराज का सिमरन करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, कार्तिकेय भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि मंगल स्त्री राशियों में हो, अर्थात 2 में हो, 4 में हो, तो फिर क्या करना चाहिए? उग्र देवी कौन सी है? कालिका है, चामुंडा है, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना कैसे करी जा सकती है? उनके सामने जाके हाथ जोड़ के नमन भी करेंगे, तो ये भी अपना आप में एक उपासना का ही प्रतीक है। अलग अलग धर्म से, मान्यताओं से जुड़े हुए लोग अपने अपने प्रकार से इसकी उपासना कर सकते हैं। मंगलवार की होरा, अर्थात मंगल की होरा, मेष और वृश्चिक लगन। सोमवार के लिए कर्क लगन, मंगलवार के लिए मेष और वृश्चिक लगन। और ऋतु कौन सी है इसकी? ग्रीष्म ऋतु। यदि मंगल बली है पत्रिका के अंदर, वारपति बली है, तो ग्रीष्म ऋतु, मेष और वृश्चिक लगन इसको लाभ दे सकती है। मंगल की होरा इसको लाभ दे सकती है। मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में सेम, जैसा पूर्व व्याख्यान में बोला, उसी चीज को दोबारा प्रयोग कीजिए। मंगल के भिन्नाष्टक वर्ग में जहां भी 4 से अधिक बिंदु है, 5 है तो बहुत ही अच्छा, 6 है तो उससे भी अच्छा है, उस लगन का प्रयोग अपने कार्यों में करेंगे, खासकर मंगल से संबंधित कार्यों में। आक्रामकता करनी है, बदला लेना है, कोई विद्युतीय कार्य करना है, तो बहुत लाभ दे सकता है। और किसी का प्रत्युत्तर देना है, तो ये मंगल के
जो लग्न है उसमें आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। तो आज यदि आप लोग अनुमति दें तो इसको यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि आज हमने 2 बार और कैसे इसको किया, और फिर इसके बाद आगे भी किया जा सकता है। तो मैं अब आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन आपके स्वयं के पास है, तो आप लोग चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ इसके लिए।